disease, and today's class we will be discussing about seizures. So I know already your has been completed, but just for revision purpose, we'll be doing seizures today. Okay, so what is the definition of seizures? Can anybody tell definition? What is seizure? Okay, fine, no problem. Okay, so seizures are sudden, abnormal electrical discharges from the brain that results in changes in sensation, behavior, movements, perception, or even consciousness. And most of the time, जनरली हम एपिलेप्सीज बोलते हैं, जो सीजर्स का प्रॉब्लम होता है उसको हम एपिलेप्सीज बोलते हैं. तो व्हाट इज सीजर्स? Seizures are sudden abnormal electrical discharges from the brain that results in changes in your sensation, behavior, movement, perception, even your consciousness level. तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, जैसे हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होने के बाद में हमारा हार्ट पंप करता है, एट्रियम्स पंप होते हैं, एट्रियम्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पर पूरा जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में जाता है. वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो ब्लड या तो लंग्स में जाता है या फिर आपकी बॉडी के अंदर जाता है, दोनों ही तरफ काम करता है. तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमारे बॉडी में जनरेटर का काम करते हैं. ये जो ऑर्गन्स हैं उनको जनरेट करने का काम करते हैं, उनको वर्किंग पावर प्रोवाइड करते हैं. तो उसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं. और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करते हैं कि जब एक मैसेज वन मैसेज फ्रॉम अ नर्व कम्स टू द ब्रेन, तब ब्रेन जनरेट होता है और उसका स्टिमुलस, उसका रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है. तो दैट इज योर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेशन इन द ब्रेन. तो सीजर्स क्या होते हैं? दे आर सडन abnormal electrical discharges from the brain which results in changes in sensation, behavior, movement, perception and consciousness. तो sensation means जो इंडिविजुअल है, अगर उसके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस होते हैं, तो हमारा नॉर्मल सेंसेशन क्या होता है कि व्हेन यू आर टचिंग समबडी और व्हेन यू आर टचिंग समथिंग यू फील इट. ये है हमारा नॉर्मल सेंसेशन कि अगर आपको किसी ने टच किया है तो आपको इजीली पता चल जाएगा. आप किसी चीज को टच कर रहे हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा. बट सीजर के पेशेंट को इफ यू आर टचिंग, उनको स्टिमुलस प्रोवाइड नहीं होंगे, उनमें कोई भी रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे, उनका बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं, मूवमेंट चेंजेस हो जाते हैं, देन परसेप्चुअल चेंजेस होने लगते हैं एंड इवन कॉन्शियसनेस. तो एपिलेप्सी में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि पेशेंट जो होते हैं उनको स्टूपर्स होते हैं. स्टूपर्स में सडन एकदम झंझनाहट होती है बॉडी में, सडनली शिवरिंग टाइप होती है और वो पेशेंट जो होते हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं. तो ये होते हैं हमारे सीजर्स. तो सीजर्स आर सडन एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस फ्रॉम द ब्रेन that results in changes in the sensation, behavior, movement, perception or consciousness, and they are generally known as epilepsies. They are generally known as epilepsies. देन आते हैं इटियोलॉजी पर. क्या क्या इटियोलॉजी हो सकती है? तो जैसे कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड वी आर डीलिंग के जो हमारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं वो डीजेनरेटिव होते हैं, वो डीजेनरेटिव होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. अनप्रिडिक्टेबल मतलब वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि कौन सी एज में हो सकते हैं, कौन सी जेंडर को हो सकते हैं, कौन सी रेस को हो सकते हैं. तो जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं एंड डीजेनरेटिव है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो कॉजेज हैं वो इडियोपैथिक होते हैं, अननोन होते हैं, बट द risk factors includes with every neurological disorders. So some common neurological some common etiological factors are stroke को और क्या बोलते हैं हम? CVA, cerebrovascular accident. स्ट्रोक अगर किसी इंडिविजुअल को हुआ है या cerebrovascular accident हुआ है तो the patient can develop epilepsies or seizures. Then dementia की वजह से traumatic brain injury, infections like brain abscess, meningitis, encephalitis, HIV or AIDS, then brain problems that are present at birth or congenital birth defects. अगर किसी को congenital birth defects हैं तो भी पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं. then brain injuries occurring during or near birth. congenital different होते हैं. congenital means a baby is not developed properly during a pregnancy period and बर्थ इंजरीज का मतलब होता है कि
baby has born or baby is going to be born with abnormal disease conditions, और baby जब born होता है during child birth बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या इंस्ट्रूमेंटल अगर डिलीवरी हो रही है तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की वजह से, क्योंकि बेबी का जो स्कल होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो इंस्ट्रूमेंटल इंजरी की वजह से या इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई भी एरिया जो है वो सप्रेस हो जाए ब्रेन का, जिसकी वजह से जो बेबी है उसके अंदर बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन कंजेनाइटल डिफेक्ट्स में और बर्थ डिफेक्ट्स में। तो क्या क्या साइन, क्या क्या इटियोलॉजी है? स्ट्रोक और सीबीए। CBA is cerebrovascular accident, dementia, then traumatic brain injury, accidents की वजह से, infections like brain abscess, meningitis, encephalitis and HIV/AIDS, then brain problems that are present at birth or congenital brain problems, then brain injuries during or nearby birth, then metabolic disorders। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या क्या आते हैं आपके? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आपके मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक कीटो एसिडोसिस होगा, डायबिटीज मेलाइटिस होगा, ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं। देन ब्रेन ट्यूमर्स, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स कब होते हैं? या तो रप्चरिंग हो रही हो ब्रेन के अंदर, या फिर एन्यूरिज्म प्रोडक्शन हो रहा हो, एन्यूरिज्म फॉर्मेशन हो रहा हो, तो ये होते हैं एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। Then other illnesses like damages or destroy brain tissues में डैमेज हो रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ये सब आपके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो एक बार फिर से हम इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेते हैं। स्ट्रोक और CVA, then dementia, traumatic brain injury, infections like abscess, brain abscess, meningitis, encephalitis, HIV/AIDS, then congenital birth defects or brain injuries during or nearby birth, metabolic disorders like metabolic acidosis, alkalosis, metabolic ketoacidosis, diabetes mellitus, ये metabolic disorders होते हैं। Then brain tumors, vessels in the brain and some other diseases or disorders like damages or distortion in the brain tissues। Then next आता है आपका पैथोफिजियोलॉजी। अब कैसे आपका जो डिजीज कंडीशन है वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है, दैट इज कम्स अंडर योर पैथोफिजियोलॉजी। तो ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, अब इटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? स्ट्रोक हो गया, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक हो गया, या ब्रेन एब्सेस है पेशेंट को, या मेनिंजाइटिस है पेशेंट को, एंसेफेलाइटिस है, ये सारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। So due to any etiological factor which leads to the integrity of the neuronal cell membrane is altered. Integrity मतलब their compactness, how they are attached to one another. How they are attached to one another is known as the complexity or integrity of the neuronal cells. So neuronal cells means neurons. So due to the etiological factors, it will leads to the integrity of the neuronal cell membrane is altered. जो outer cell membrane है neurons की वो alter हो जाती है. That will leads to the cells bring firing with increased frequency and amplitude. That means जब जो हमारे सेल मेम्ब्रेन्स हैं उनके जो मेम्ब्रेन का जो आउटर लेयर है उनके ऊपर हमारे सेल रिसेप्टर्स होते हैं, वो सेल रिसेप्टर्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इम्पल्सेस जनरेट करते हैं। सो व्हेन देयर इज alteration in the cell membrane, the cell membrane will increase the frequency and amplitude of the electrical impulses which they are producing. जैसे आपके हार्ट रेट होती है ना PQRST, ये पूरा वेव होता है PQRST, इनका एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होता है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो साइनस ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी तो साइनस टेकिकार्डिया हो जाएगा। फिर इनका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब द लेंथ दे आर गोइंग अप एंड डाउन, तो वो होता है एम्पलीट्यूड। तो ये एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है कि PQRST जो वेव है वो आपकी नॉर्मली बन रही है। उसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं इनकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, इनका एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड होता है। तो व्हेन द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्टर्ड, दे विल ऑल्टर द एंड दे विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, यानी कि 1 मिनट में अगर 5 वेव्स आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं ब्रेन के अंदर नॉर्मली, 1 मिनट के अंदर, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपके 1 मिनट के अंदर 5 बीट्स बन रही हैं हार्ट के अंदर, तो 5 बीट्स का मतलब होगा PQRST
PQRST, PQRST, ये आपकी 5 वेव्स हो जाएंगी कंप्लीट फ्रॉम वन P टू अनदर T। तो ये पूरा कंप्लीट एक वेव होगा। तो इसी तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर भी एक पर्टिकुलर टाइम के पास एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड में एक वेव बनती है। तो व्हेन द सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्टर्ड दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड एम्पलीट्यूड। तो दिस विल हैपन then which it leads to integrity of the discharge reaches the threshold in the neuronal firing spread to adjust the neurons which leads to ultimate resulting in seizures। तो अब क्या हो रहा है कि एक न्यूरॉन के अंदर ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जब ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के ऊपर पहुंच जाती है, थ्रेशोल्ड मतलब एक अपर लिमिट होता है, एक अपर लिमिट होता है। जब ये फ्रीक्वेंसी एक अपर लिमिट के ऊपर पहुंच जाती है तो उस न्यूरॉन से फिर वो सेकेंड न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है। फिर उस न्यूरॉन सेकेंड न्यूरॉन के अंदर फ्रीक्वेंसीज बढ़ने लगती हैं। फिर सेकेंड न्यूरॉन का जब थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाता है तो वो थर्ड न्यूरॉन में पास ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन टू नेक्स्ट न्यूरॉन ये फ्रीक्वेंसीज इंक्रीज होने लगती हैं विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ सीजर्स। तो अभी समझ आया आपको क्या हो रहा है? Seizures is the condition in which there is the production of abnormal electrical impulses in the brain। और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कहाँ बन रही हैं? आपके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में आपके सेल रिसेप्टर्स होते हैं। वो सेल रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। So when the impulses are getting generated in the cell membrane reaches the threshold। उसके बाद from one cell to another cell the electrical impulses will pass, from there to next cell the electrical impulses will pass। तो ऐसे ही from one to another next ये impulses pass on होते रहते हैं। when the brain is getting more of the electrical impulses, that condition is known as your seizures। समझ आया या दोबारा बताऊं? आ गया मैम। आ गया या सबको आ गया या दोबारा एक बार फिर से रिपीट करूं? ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू। इस बार थोड़े सिंपल वर्ड्स में हम पढ़ेंगे। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जब आप कॉलेज आते हैं तो कॉलेज क्या है? आपका एक कॉम्पैक्ट बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर आपके स्टाफ रूम्स भी हैं, फिर आपका जनरेटर रूम है, फिर मेन गेट है, मतलब स्टार्टिंग से शुरू होके लास्ट तक है। हॉस्टल है, स्टोर रूम है, क्लासेस हैं, फैकल्टी रूम्स हैं, डिफरेंट ऑफिसेज हैं। तो ये आपका पूरा एक कंप्लीट बिल्डिंग है। फाइन। तो उसी तरीके से हमारा भी एक कंप्लीट ब्रेन है। ब्रेन के अंदर आपका सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, पोन्स है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा है, ऑसिपिटल रीजन है, टेम्पोरल रीजन है। ये सारे आपके रीजन्स हैं। ठीक है। हेलो हेलो। यस मैम। ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके। ओके, सो नाउ क्या हो रहा है ना कि जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारे इस कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं। फाइन। तो जैसे जब हम, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, तो नाउ जब आप कॉलेज आते हैं तो कॉलेज आने के टाइम पर क्या करते हैं? सबसे पहले गेट पर एंट्री होती है। गेट पे एंट्री होने के बाद में फिर आप रिसेप्शन पे आते हैं। रिसेप्शन पे आने के बाद फिर आप स्टेयर्स से चढ़ के अपनी क्लासरूम में जाते हैं। क्लासरूम में जो जितनी क्लासेस होती हैं, क्लासेस के बाद सपोज आपको लैब्स में जाना है तो पहले आप फंडामेंटल लैब में जाएंगे, फिर उसके बाद में आप एनाटॉमी लैब में जाएंगे, फिर उसके बाद में आप दूसरे लैब्स में जाते हैं। कम्युनिटी लैब हो गया आपका, एडवांस स्किल लैब हो गया। तो ये डिफरेंट लैब्स हैं आपकी। फाइन। तो आप इस तरीके से जाते हो। तो बेसिकली आपने शुरू कहाँ से किया? गेट से आपने एंटर किया, रिसेप्शन पे आए,
फिर स्टेयर्स पे गए, फिर क्लासरूम में गए, तो ये आपका एक पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। फाइनली जब आपका पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, आप वापस घर जाते हो उसी रूट से, ठीक है। तो अभी ब्रेन में भी ऐसा ही हो रहा है। तो ब्रेन में क्या हो रहा है कि हमारे सेल्स हैं, जितने भी हमारे ब्रेन के अंदर सिस्टम्स है, जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, उनमें सब में सेल्स होते हैं। अब सेल्स का जो मेम्ब्रेन है, सेल का जो वॉल है, उसके ऊपर होते हैं हमारे सेल रिसेप्टर्स। वो सेल रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं और उनको पास करते हैं, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होते हैं और नॉर्मली पास होते हैं, तो ये अपना नॉर्मल फंक्शन करते हैं। जैसे मुझे पता चल रहा है कि मुझे अभी आपको क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो ये मेरे ब्रेन के अंदर से ऑलरेडी सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि मैं पीपीटी देख पा रही हूँ आपकी, उसमें क्या क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं वो मेरे ब्रेन के अंदर फीड है ऑलरेडी, सेव है ऑलरेडी, तो मैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। बट अगर ब्रेन के अंदर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा फॉर्मेशन होने लगेगा, जैसे हमारे हार्ट के अंदर अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज्यादा फॉर्म होने लगते हैं तो हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाता है। उसी तरीके से अगर ब्रेन का जो हार्ट है, ब्रेन का जो हार्ट बीट है या ब्रेन के जो इम्पल्सेस हैं वो बढ़ जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं सीजर्स। हार्ट का हार्ट बीट इंक्रीज होता है तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। ब्रेन का जो बीट्स इंक्रीज हो जाता है उसको हम बोलते हैं सीजर्स। उसकी वजह से क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती है, परसेप्चुअल चेंजेस हो जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते हैं कि कौन है सामने, किससे हम बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, या टाइम क्या हुआ है। तो ये परसेप्चुअल चेंजेस हैं, तो ये होता है हमारा सीजर्स। तो यही हमारा पैथोफिजियोलॉजी में हो रहा है ड्यू टू द इटियोलॉजिकल फैक्टर। वो इटियोलॉजिकल कोई भी फैक्टर हो सकता है, ब्रेन एब्सेस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी डिजीज कंडीशन या कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से द इंटीग्रिटी ऑफ द न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्टर्ड, सेल का इंटीग्रिटी ऑल्टर हो रहा है, which leads to increase in the production of nerve impulses, their frequency and amplitude, which leads to the spreading of the impulses to the adjacent neurons, which leads to ultimately resulting in seizures. तो ये आपका सीजर्स का पैथोफिजियोलॉजी हो गया। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अगर किसी सीजर्स हैं तो उसको क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे। तो आपके टू टाइप के सीजर्स होते हैं, पार्शियल एंड जनरलाइज। पार्शियल में जस्ट सिंपल बॉडी इन द सेंस, मतलब सिर्फ आपका ब्रेन अफेक्ट होता है, एंड जनरलाइज सीजर्स में आपकी कंप्लीट बॉडी अफेक्ट होती है। तो पार्शियल सीजर्स में आपका क्या क्या वो होता है कि आपका कोग्निशन चेंज हो जाता है, फिर अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है, उसके बाद में आपके ब्रेन के अंदर जो कॉर्टिकल सरफेसेस है वो चेंजेस, ये सब आपके पार्शियल सीजर्स में होता है। और मतलब हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर टॉकिंग, हाउ यू आर स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग डाउन, ये सारे आपके मोटर फंक्शंस होते हैं। किस तरीके से आप चीज़ों को होल्ड करते हैं, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे आप किसी से बात करोगे, बॉडी के फंक्शंस कैसे हैं, मूवमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं, बॉडी में जर्क्स आने शुरू हो जाते हैं। जर्क्स मतलब स्विचिंग होनी शुरू हो जाती है, ट्विस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये होता है आपका मोटर मैनिफेस्टेशन चेंजेस, मतलब कि हाउ यू आर मूविंग और हाउ यू आर फंक्शनिंग। तो सेंसरी और मोटर में डिफरेंस आपको पता है। सेंसरी मीन्स हाउ यू आर फीलिंग, हमारे 6 सेंसेस होते हैं, हाउ यू आर फीलिंग समथिंग, हाउ यू आर स्मेलिंग समथिंग, हाउ यू आर लिसनिंग टू समथिंग, एंड हाउ यू आर टेस्टिंग समथिंग, ये हमारे सेंसेस होते हैं। एंड मोटर, हाउ वी आर वर्किंग फॉर समथिंग, कोई भी काम करना है, जैसे कुछ भी प्रिक करना है, कुछ भी उठाना है, उसको ले जाना है, एक्सटेंशन है, रोटेशन है, मूवमेंट है, वो मोटर फंक्शंस होते हैं। तो सारे मोटर फंक्शन डिसेबिलिटी हो जाता है, सेंसरी फंक्शन डिसेबिलिटी हो जाता है, ऑटोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस होने लगती हैं। ऑटोनॉमिक मैनिफेस्टेशंस मतलब एपिगैस्ट्रिक सेंसेशन होने लगती है, फिर पेलर, स्किन पेलर हो जाती है, स्वेटिंग होने लगती है, रेड फ्लशेस होने लगती है। रेड फ्लशेस मतलब फेस बीइंग रेड, फेस जो है वो रेड रेड हो जाता है, फ्लशेस, हॉट फ्लशेस आनी शुरू हो जाती है, प्यूपिलरी डायलेटेशन होने लगता है, टेकीकार्डिया हो जाता है, टेकिपनिया हो जाता है। टेकीकार्डिया मीन
increase heart rate more than 100 beats per minute. And tachypnea means increase breathing more than 20 breaths per minute. ये होते हैं आपके tachycardia and tachypnea. तो ये autonomic manifestations में आते हैं. तो क्या क्या changes होते हैं आपके? मोटर मैनिफेस्टेशन होते हैं, यानी कि आपके जितने भी बॉडीली फंक्शंस है, जो भी आप एक्सटर्नल फंक्शंस करते हो, एक्सटर्नल मतलब रोटेशन हो गया, आपके हैंड रोटेशन हो गया, हैंड मूवमेंट हो गया, आपकी नेक मूवमेंट हो गया, नेक रोटेशन हो गया, जो भी आपके मोटर फंक्शंस है, जिस भी तरीके से आप किसी भी चीज के लिए काम करते हैं वो मोटर फंक्शंस है. फिर सेंसरी फंक्शंस मतलब आपके सिक्स सेंसेस, जो हम स्मेल कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, हियर कैसे करते हैं, कैसे सुनते हैं, किसी चीज को टच करते हैं, किसी चीज को फील करते हैं, वो हमारे सेंसरी मैनिफेस्टेशंस हो गए. उसके बाद है आपका ऑटोनॉमिक मैनिफेस्टेशन. ऑटोनॉमिक में क्या क्या होगा? एपिगैस्ट्रिक सेंसेशन होने लगेगी, एबनॉर्मल पेलर स्वेटिंग होने लगेगी, फ्लशेस होने लगेंगे, प्यूपिलरी डायलेटेशन हो जाएगा, टेकिकार्डिया एंड टेकिपनिया हो जाएगा पेशेंट को. देन आएगा आपका साइकिक मैनिफेस्टेशन में आपका आएगा डिसोरिएंटेशन टुवर्ड पर्सन, प्लेस एंड टाइम, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, पेशेंट वोंट बी एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉपर थिंग्स. तो ये होगा आपका साइकिक मैनिफेस्टेशन. उसके बाद आता है आपका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या क्या करते हैं? कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे. हिस्ट्री कलेक्शन में आपने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स तो नहीं है, किसी को डायबिटिक डिसऑर्डर्स तो नहीं है, देन फूड एलर्जीज तो पेशेंट को नहीं है किसी भी तरीके का, या ड्रग एलर्जीज तो पेशेंट को नहीं है. तो ये सब आएगा हमारा कंप्लीट सीजर प्रोफाइल एंड हिस्ट्री कलेक्शन में. हिस्ट्री कलेक्शन में कंप्लीट आपका मेडिकल हिस्ट्री आएगा. देन आता है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन. तो फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली आपको न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है अकॉर्डिंग टू ग्लासगो कोमा स्केल. स्टिमुलस प्रोवाइड करना है पेशेंट को, पेशेंट के एक्शंस हैं या नहीं है, कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, ओरिएंटेड है टुवर्ड्स पर्सन, प्लेस और टाइम, या डिसओरिएंटेड है पेशेंट, प्यूपिलरी रिएक्शंस हैं या नहीं है पेशेंट के, फिर मोटर रिएक्शंस हैं या नहीं है, सेंसरी रिएक्शंस हैं या नहीं है पेशेंट के. तो ये आता है आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में. उसके बाद हम करते हैं ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, फॉर द लोकेशन एंड एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस. कहाँ पर एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस हो रहे हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू परफॉर्म ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. देन ईसीजी, क्योंकि पेशेंट को टैकीकार्डिया, सीटी स्कैन एंड एमआरआई करना है, पेट स्कैन करना है. उसके बाद आपका कंप्लीट ब्लड काउंट होगा. ब्लड काउंट में आपका आरबीसी होगा, सीबीसी होगा, एलएफटी होगा, केएफटी होगा, लंबर पंक्चर होगा. लंबर पंक्चर किस लिए करना है? टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज एनी बैक्टीरियल ग्रोथ और इफ देयर इज एनी वायरल ग्रोथ इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ. तो इसीलिए हमने क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे? प्रोफाइल, फिजिकल एग्जामिनेशन, ईईजी, ईसीजी, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, पेट स्कैन. उसके बाद आपके लेबोरेटरी स्टडीज आ जाएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट आ जाएगा, एलएफटी होगा, केएफटी होगा एंड नंबर पिक्चर. उसके बाद आएगा आपका मैनेजमेंट. अभी मैनेजमेंट में क्या करना है? पेशेंट को अनकॉन्शियसनेस हो सकती है कभी भी अगर सीजर्स हैं तो, या पेशेंट को मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर पेशेंट को कभी भी सीजर्स आ रहे हैं. तो फर्स्ट गोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रिवेंट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग सीजर्स. क्योंकि जब पेशेंट को सीजर्स होते हैं तो कभी कभी टंग बाइट हो जाती है या फॉल इंजरीज हो जाती हैं, एलिमिनेटेड फैक्टर्स हो जाते हैं, जैसे यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, फीसिस इनकॉन्टिनेंस हो जाता है. तो इसीलिए नेवर लीव द पेशेंट अलोन इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एपिलेप्सीज और सीजर्स. तो प्रिवेंट फ्रॉम इंजरीज ड्यूरिंग फॉल या फिर कंट्रोल द सीजर्स टू अलाउ द डिजायर्ड लाइफस्टाइल. जो डिजायर्ड लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है पेशेंट का और कंट्रोल सीजर्स को कंट्रोल करना है. ओके, तो मेडिकेशंस में हम प्रोवाइड करते हैं एंटी सीजर मेडिकेशंस, एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं. सिर्फ एंटी एपिलेप्टिक्स ही प्रोवाइड करते हैं हम, या फिर हम पेशेंट को एनएसएआईडीज प्रोवाइड करते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग. वो इसलिए कि अगर किसी पेशेंट को बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है या वायरल ग्रोथ हो रहा है या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हो रहे हैं तो हम पेशेंट को एनएसएआईडीज प्रोवाइड करेंगे.
देन आपका नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाएगा। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में यू ऑलरेडी नो कि पेशेंट को नेवर लीव द पेशेंट अलोन, चेक द वाइटल साइंस वेरी प्रॉपरली, क्योंकि पेशेंट को टेकिकार्डिया है, ब्रेडिकार्डिया है। अगर टेकिकार्डिया टेकिपनिया अनकंट्रोल्ड है तो पेशेंट विल बी गो इनटू द कोमा, क्योंकि उससे ऑलरेडी बॉडी के अंदर इम्पल्सेस जनरेट हो रहे हैं। फिर टेकिकार्डिया की वजह से हार्ट का एक्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फोर्सफुल एलिमिनेशन होगा थॉट्स का, एंड फोर्सफुल एलिमिनेशन होगा मूड चेंजेस का। तो इसीलिए वी हैव टू कंट्रोल द टेकिकार्डिया एंड टेकिपनिया। तो यू हैव टू चेक प्रॉपरली वाइटल साइंस, इनपुट एंड आउटपुट चार्टिंग करना है पेशेंट का, पेशेंट को फॉल इंजरी से प्रिवेंट करना है, तो नेवर लीव द पेशेंट ऑल अलोन। ये सारे हमारे और कोई चैप्टर है या और कोई टॉपिक है यू वांट मी टू कंटिन्यू और यू वांट मी टू टेक? No, ma'am.